हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु। क्षेत्र का मतलब राजनीतिक शास्त्र में है कि किस किस क्षेत्र में इसका आगे उपयोग होता है, और विषय वस्तु भी सेम ही चीज़ है कि आगे चलकर या इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और वो चीज़ें इसको एक पूर्ण विषय के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं और इसकी महत्वता बढ़ाते हुए ही एक विद्यार्थी जीवन में इस पाठ्यक्रम को लगाया भी गया है। इसी के चलते आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। राज्य का अध्ययन। राज्य का अध्ययन क्यों आवश्यकता में आया? जब हम देख रहे थे कि राजनीति शास्त्र बनाया गया तो सबसे पहले राज्य को ही एक केंद्र बिंदु माना गया। केंद्रीय विषय जो था राजनीति शास्त्र का वो राज्य ही था। राज्य के बारे में जानने के इच्छुक लोग जो थे वही राजनीति शास्त्र के प्रेमी बने। अतीत में राज्य क्या था, वर्तमान में राज्य क्या है और भविष्य में राज्य क्या होना चाहिए, ये तीनों सवाल उनके दिमाग में कौंधे। पहला ही देखते हैं, भूतकाल में राज्य क्या था। प्राचीन समय में राज्य कैसा था? सबसे पहले भी हम एक क्लास में बात कर चुके हैं कि प्राचीन समय में राज्य कैसा था। जब प्राचीन समय में राज्य की बात आती है तो सबसे पहले यूनान के छोटे नगर राज्यों का जिक्र सबसे पहले आता है। इनका विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ते गए। आज के राज्य कैसे हैं? राज्य मतलब एक देश कैसा है, बहुत व्यापक रूप हो गया है। उसमें उनकी खुद की शक्तियां हैं, शासन प्रणाली है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आते हैं, एक दूसरे के साथ फॉरेन पॉलिसी में पार्टिसिपेट करते हैं। भिन्न भिन्न समय पर इसके कौन कौन से रूप धारण किए हैं। हो सकता है अराजक रहा हो सकता है मिलिट्री स्टेट रहा हो, स्वतंत्र रहा हो, किसी के अधीन रहा हो। इसका वर्तमान स्वरूप किस प्रकार अस्तित्व में आया, हम जान पाएंगे कि कैसे ये अपने पड़ावों से गुजरा है। प्राचीन काल से धीरे धीरे पहले छोटा था इसका आकार, जनसंख्या बढ़ी और बड़ा हुआ, लोग और बड़े हुए। इन्होंने अपने सुरक्षा घेरे को बढ़ाया, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या क्या उपाय किए, वो सारी चीज़ें। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का जन्म कैसे हुआ। जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और उनमें हम सबसे छोटे में लेके चलें तो परिवार भी एक राजनीतिक संस्था है। उसी से हम देखते हैं कि कैसे एक जो व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है कैसे अपने परिवार को सुनियोजित तरीके से चलाता है, वैसे ही एक राजा भी, एक शासक भी एक अपने ही देश को चलाता है। वो भी अपने परिवार की तरह उसको मानता है, उसका मुखिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य वर्तमान में क्या है। हमने प्राचीन रूप उसका जब जान लिया है तो हम वर्तमान में आएंगे। राज्य का वर्तमान स्वरूप क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया ही वर्तमान में कैसा है, कैसे हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, लोकतंत्र हैं, हम गणराज्य भी हैं, गणतंत्र भी हैं, रिपब्लिक भी हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? आज राज्य का स्टेटस, आज राज्य की स्थिति कैसी है, इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं। हमारे यहाँ आवश्यक तत्व कौन से हैं? चुनाव हमारे यहाँ आवश्यक तत्व है। हमारे यहाँ संविधान का पालन करना आवश्यक तत्वों में आता है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानना आवश्यक तत्वों में आता है। इसके मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या हैं स्टेट के, इसे अपने नागरिकों के साथ संबंध कैसे बनाए रखने चाहिए, ये सब भी हम इसी में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये मैत्रीपूर्ण लोगों से व्यवहार करे, अन्य देशों से व्यवहार करे, व्यापार करे, अपने जो मतलब कि इंटरेस्ट की बात है वो पहले सामने रखे। जहाँ इसके इंटरेस्ट पूरी तरीके से माने जा रहे हैं वही देशों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करें। गरीब देशों को अगर हम सुदृढ़ हैं, गरीब देशों की अगर हम मदद कर सकते हैं, अपने पड़ोसी राज्य हैं तो भी उनकी हम मदद करें। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह कौन से साधन का प्रयोग करता है। अपने उद्देश्य
जो उसके खुद के हैं, निजी हैं, जो उनको वो प्राथमिकता देगा, वो कौन से उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो कौन सी नीतियाँ अपनाएगा, उन्हीं को हम विदेश नीति के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। आदर्श राज्य जो भावी रूप होगा। कभी भी राज्य अपने रूप को स्थिर नहीं रखता है, वो बदलता रहता है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसीलिए राज्य भी प्राचीनतम युग में भी था, अभी भी वर्तमान में भी है और आगे भी। एक कोई भी चीज़ जो है वो अपनी परफेक्शन की तरफ बढ़ती है। यहाँ भी राज्य अपने आदर्श और भावी रूप की तरफ बढ़ेगा और हम चाहेंगे, और जितने भी सारे राजनीति शास्त्री हैं वो यही चाहते हैं कि राज्य जो है अपने आदर्श रूप को प्राप्त करे, जिसमें पहला कार्य ये होगा कि जन कल्याण की प्राप्ति हो सके, सभी को, सभी कार्यों की, सभी सुविधाओं की पूर्ति बहुत अच्छे से हो सके, प्रति व्यक्ति, प्रत्येक जन की कल्याण की भावना से कोई अगर राज्य चलेगा वही अपने आदर्श रूप को प्राप्त करेगा। और इसीलिए हम कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो, कि राम राज्य आदर्श राज्य। प्लेटो भी आदर्श राज्य की बात करता है, इवन हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी भी आदर्श राज्य की बात करते हैं। वही वर्तमान दोषों को हटाकर आदर्श संगठन बनाया जाए। इसीलिए जितने सारे संगठन हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो, जैसे इसी में हम लेते हैं ट्रिपल तलाक को, कि ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम कैटेगरी में, मुस्लिम कम्युनिटी में ये अवधारणा थी कि 3 बार कोई भी पुरुष अगर तलाक 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 बोल देता है तो उनको इवन फ़ोन पर भी तो उस औरत को तलाक मान लिया जाता है। फिर उसके बाद में उनको केस वेस करने की कोई अनुमति नहीं है। वो सब क्या था, अभी भारतीय सरकार ने उन चीज़ों को हटा दिया है। तो क्या है, जो वर्तमान के दोष थे उनको हटा दिया गया है। राज्य को कौन से कार्य करने चाहिए, मीन्स किन कामों में हस्तक्षेप करे राज्य, किन कामों में ना करे। इसीलिए गांधी जी की एक बहुत परफेक्ट लाइन है कि वही राज्य या वही सरकार उच्चतम है जो सबसे कम शासन करती है। नागरिकों के साथ राज्य के क्या क्या संबंध होने चाहिए, नागरिकों के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए सरकार, नागरिकों के लिए पारदर्शी होनी चाहिए, नागरिकों के लिए जन कल्याण की भावना रखती हुई सरकार होनी चाहिए, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कार्य करे, उनके आगे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए सरकार कार्य करे। ये सभी कार्य सरकार में आते हैं। सरकार का अध्ययन भी हम राजनीति शास्त्र में करते हैं। बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये बात, क्योंकि राज्य जो है केंद्र बिंदु है राजनीति शास्त्र का, और उस राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। तो बिना सरकार के राज्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक समूहों का अध्ययन। हम यहाँ पर राजनीतिक समूहों का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक समूहों में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है राज्य स्वयं। राज्य सबसे उच्चतम समूह होता है। इसलिए एरिस्टोटल भी कहते हैं स्टेट इज़ द एसोसिएशंस ऑफ एसोसिएशन। समूहों का समूह है राज्य। मीन्स राज्य जो है वो सबसे सुपर समूह है, और नीचे जितने भी समूह आते हैं उनके हम यहाँ अध्ययन करते हैं। और हम विचारधाराओं का भी अध्ययन करते हैं। जैसे विचारधाराओं से क्या है, आइडियोलॉजी के किस मानसिकता के, किस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। जैसे हम जेएनयू के लिए कह देते हैं या वहाँ मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाए हुए जो लोग हैं वहाँ वो खुद पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स भी वहाँ फॉलो करते हैं, जिसमें है आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद, समाजवाद, अराजकवाद, संघवाद और फासिस्टवाद। ये हम आगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में भी हमारे आएंगे तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों पढ़ने जरूरी हो गए हैं? हालांकि जब हम इतिहास में हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तब भी हम ये जानते हैं कि बेबीलोन वासियों के साथ, मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ या इजिप्शियन सभ्यता के साथ भारतीयों के हड़प्पा संस्कृति के, ट्रेड के या फॉरेन पॉलिसी के या अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापार के थ्रू थे। तो आज भी होंगे, अभी भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। जैसे एक पुरुष बिना राज्य के, बिना समाज के नहीं रह सकता है, वैसे ही एक राज्य भी एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। उसको भी किसी दूसरे देश की आवश्यकता होती है, आयात निर्यात के लिए, ट्रेड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। और आज के युग में जैसे ही तकनीक जिस प्रकार से फल फूल रही है, उसमें भी उसको बहुत आवश्यकता है एक दूसरे की। जैसे कि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने ज़्यादा हैं कि अमेरिका को हम बहुत ज़्यादा एड दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, हम वहाँ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय कानूनों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन भी आवश्यक है। यदि हम किसी राष्ट्रीय कानून अपने मर्जी से कोई भी देश चला देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे बहुत हैं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय देश भी ऐसे बहुत हैं जो उसको उस शोषणकारी कानूनों का विरोध करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अन्य देश भी। नेक्स्ट देते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते कौन से हैं जो किसी भी देश के शांतिपूर्वक ढंग से चलने के लिए नियम कानून भी निर्धारित करते हैं और ये बाध्यकारी नहीं होते, हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया। इसमें मैं आप लोगों से कमेंट्स में एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अभी कोरोना चल रहा है, ये 2020 की साल है, इसमें कोरोना के चलते हमने लॉकडाउन और ये सब सारी चीज़ें देखी हैं। ऐसी कौन सी संस्था है जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं समुदायों और संस्थाओं का अध्ययन। हम यहाँ रहते हुए समुदायों का भी अध्ययन करते हैं और संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। समुदाय और संस्थाओं में हम देखते हैं, हम राजनीति शास्त्र में समुदायों और संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। समुदायों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य की सर्वोन्मुखी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में अनेक प्रकार के समुदाय और संस्थाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है शक्ति की अवधारणा, शक्ति का अध्ययन। शक्ति का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे किसी भी राज्य को, किसी भी संस्था को, किसी भी एक छोटे परिवार को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। हो सकता है वो शक्ति छोटी, कम या ज़्यादा हो सकती है। किसी की शक्ति इतनी हो कि पूरे देश को चला सके, उनका ऑर्डर है वो पूरे देश के ऊपर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर और एक परिवार के ऊपर भी हो सकता है। नेक्स्ट है नवीन धारणाओं का अध्ययन। हम न्यू कंसेप्ट्स की भी यहाँ बात करते हैं। तो जैसे शक्ति की धारणा, सत्ता की धारणा, वैधता की, कौन सी चीज़ वैध है, कौन सी अवैध है, प्रभाव की धारणा, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक प्रणाली की भी हम यहाँ बात करते हैं। नवीन धारणाएं हैं ये। जैसे जैसे राजनीति शास्त्र का जन्म हुआ, फिर विकास हुआ और फलता फूलता एक इतना बड़ा विषय बन चुका है, तो ये धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं। शक्ति क्या होती है, सत्ता को कैसे संभाला जाता है, यहाँ पर कौन सी चीज़ वैध है, समय समय के अनुसार वैधता बढ़ती जाती है, कहाँ तक वैध है, या कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रभावशाली है, किस समय के ऊपर, किस सिचुएशन में वो कितनी प्रभावशाली है। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक प्रणाली की हम यहाँ अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है सत्तात्मक निर्णयों का अध्ययन, स्टडी ऑफ अथॉरिटेटिव डिसीजंस। यहाँ जो डिसीजन लिए जाते हैं उनका अध्ययन भी करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ
इमरजेंसी सिचुएशन भी आती है, बाह्य युद्ध भी होते हैं, आंतरिक खलबली भी होती है, आंतरिक युद्ध भी हो जाते हैं, सिविल वॉर जिसको बोलते हैं, दंगे भी हो जाते हैं। उस समय में उन चीज़ों को संभालने के लिए कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है जिससे कि सिचुएशन काबू में आ सके। तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का यहाँ अध्ययन होता है, नेताओं के राजनीतिक नेतृत्व का यहाँ अध्ययन होता है। यहाँ सर्वसम्मति से जो निर्णय संबंधी फैसले लिए जाते हैं उनका भी अध्ययन हम करते हैं। वाद विवाद के बारे में भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अराजनीतिक कारकों का अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि राजनीति शास्त्र में हम किस किस बारे में अध्ययन करते हैं, परंतु कुछ विषय ऐसे भी आते हैं जो हम राजनीति से रिलेटेड नहीं है, परंतु हाँ ऐसे फैसले लिए जाते हैं राजनीति में जिनकी वजह से उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जैसे कि हम जाने जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि। नेक्स्ट है विभिन्न कानूनों का अध्ययन। हम राजनीति शास्त्र में कानूनों के बारे में पढ़ते हैं, हमारे संविधान के बारे में पढ़ते हैं, संविधान में किस प्रकार के कानूनों की व्याख्या की गई है, कानूनों की आवश्यकता हमें क्यों है, कानून बनाए कैसे जाते हैं और कानूनों का पालन कौन करता है और कानूनों की रक्षा कौन करता है, कानून का शासन एवं शासितों से क्या संबंध होता है। मान लीजिए कि सरकार ने कोई भी फैसला दिया और उसको नागरिक अगर अमान्य कर देते हैं तो क्या सरकार वो चीज़ अप्लाई कर पाएगी? नहीं हो पाएगा। यह उस प्रभावशाली ढंग से अप्लाई नहीं हो पाएगा जिस तरीके से सरकार उसको अप्लाई करना चाह रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अधिकारों एवं कर्तव्यों का अध्ययन। यहाँ हम अधिकार जितने ज़रूरी हैं उतने ही कर्तव्य भी ज़रूरी हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य मायने नहीं रखते तो उनको कोई भी अधिकार भी नहीं दिए जा सकते हैं। कर्तव्य और अधिकार एक साथ चलते हैं और इसीलिए दोनों का अध्ययन बराबर तौर पे किया जाना चाहिए और ऐसा होता भी है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार का अध्ययन। हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के साथ साथ मानव व्यवहार का अध्ययन भी ज़रूर करते हैं, क्योंकि मानव का व्यवहार किसी समय पे अच्छा और किसी समय पे उद्दंड भी हो सकता है। यह रोकने के लिए, व्यक्ति को दायरे में रखने के लिए, उनके कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए उन्हें अधिकार भी दिए जाते हैं, उनको स्वतंत्र भी छोड़ा जाता है और उनके ऊपर कुछ बाध्यकारी कानून भी बनाए जाते हैं, नियम भी बनाए जाते हैं जिनसे कि वो समाज में रहने लायक रहें। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।